अल्केन्स अल्केन्स पढ़ेंगे तो अल्केन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अल्केन्स क्या होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है दैट कंटेन एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। यानी ये कहती हैं कि अल्केन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे और उनमें कंटेन एटलीस्ट कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जरूरी है, यानी वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूरी है अल्केन्स में। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलोफाइंस, तो हम अल्केन्स को ओलोफाइंस भी कह सकते हैं क्योंकि ओलोफाइंस इज ए लैटिन वर्ड्स विच मीन्स ऑयल फॉर्मिंग। जो हमें ऑयल्स देती है उसको हम ओलोफिन्स कहते हैं। जो हमें ऑयल यानी फार्मिंग करती हैं, जो हमें ऑयल देती है या ऑयल के फॉर्म में वो कंपाउंड्स दे सकती है, तो उसको हम ओलोफिन्स कहेंगे। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n। तो जो अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n। द डबल बॉन्ड इज अल्केन मेक देम मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। ये कहती हैं कि जो डबल बॉन्ड मौजूद होती है अल्केन्स में तो वो मोर रिएक्टिव होगा किससे, अल्केन्स से, यानी अल्केन्स से वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा अल्केन्स। द फंक्शनल ग्रुप फॉर एन अल्केन्स इज द डबल बॉन्ड्स, यानी जो अल्केन्स है उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। द फंक्शनल ग्रुप फॉर एन अल्केन्स, जो फंक्शनल ग्रुप है अल्केन्स की वो क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आप अल्केन्स अगर किसी ने पूछा कि अल्केन्स के फंक्शनल ग्रुप क्या है तो आप कहेंगे कि जो अल्केन्स है उसके फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड जो है वो उसकी फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। तो अगर आप यानी सोचते रहें कि अल्केन्स के फंक्शनल ग्रुप क्या होगी, तो अल्केन्स के जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। द सिंपलेस्ट अल्केन्स इज इथीन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो सिंपलेस्ट अल्केन्स है उसमें इथीन आती है, यानी मीथेन इसमें चला गया क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होगा तो मीथेन नहीं हो सकती, हमें एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। तो इस वजह से हम इथीन से शुरू होंगे, मिथ से शुरू नहीं होंगे, इथ से शुरू होंगे। तो इथीन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, यानी एक कार्बन वाला, यानी मीथेन नहीं हो सकता क्योंकि मीथेन में सिर्फ एक कार्बन है और एक कार्बन में हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। एटलीस्ट कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो हम इथीन से शुरू करेंगे, तो इसमें 2 कार्बन आते हैं और 2 कार्बनों के दरमियान डबल बॉन्ड हम लगा सकते हैं। फर्स्ट 5 अल्केन्स विद देयर इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर आर शोन बिलो इन द टेबल। तो हम यानी मिथ से नहीं शुरू होंगे, हम किस से शुरू होंगे, इथ से, इथ से शुरू होंगे क्योंकि मिथ इसमें नहीं है आती। तो मिथ सिर्फ एक को कहते हैं, तो एक कार्बन के दरमियान, यानी कार्बन एक कार्बन के दरमियान कार्बन 2 है नहीं, तो इसमें डबल बॉन्ड कैसे आएगा। तो इथ से हम शुरू करेंगे, तो इथ में 2 कार्बन होती है और 2 कार्बनों के दरमियान यानी डबल बॉन्ड हो सकती है। तो इथीन और उसको आप इथाइलिन भी कह सकते हैं, C2H4, और उसका जो कंडेंस फार्मूला है तो हम यानी इसमें डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। 2 कार्बनों के दरमियान हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो हम इथीन से शुरू होंगे, यानी हम किस से शुरू करेंगे, इथीन से। मिथ से हम शुरू नहीं कर सकते, हम इथीन से शुरू करेंगे। एटलीस्ट 2 कार्बन जरूरी है डबल बॉन्ड के लिए। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये उसका यानी C2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, यानी कंडेंस फार्मूला है इथीन की। प्रोपीन के या प्रोपाइलिन उसको कह सकते हैं C3H6। तो एक CH2 होगा, डबल बॉन्ड होगा, फिर CH होगा, फिर CH3 होगा। इसके बाद ब्यूटीन या ब्यूटाइलिन उसको कह सकते हैं C4H8। तो एक एटलीस्ट डबल बॉन्ड होनी चाहिए, बाकी सिंगल आप लगा सकते हैं। तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड जरूरी है इथीन के लिए, यानी अल्कीन के लिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसके दरमियान फिर सिंगल बॉन्ड होगा, इसके दरमियान फिर सिंगल बॉन्ड होगा। इसके बाद यानी पेंटीन C5H10
CH2 के बाद क्या होगा, CH होगा और डबल बॉन्ड होगा, फिर CH2 कितने आएंगे, 2 आएंगे और फिर क्या होगा यानी CH3। हेक्सीन C6H12, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 3 लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे यानी CH3। तो यानी अगर आप पेंटीन को ले ले तो पेंटीन का फार्मूला क्या है, C5H10। तो इसके हम किस तरह कंडेंस फार्मूला, अगर हम यानी इसका कंडेंस फार्मूला यानी ओपन लिखते हैं तो किस तरह लिखेंगे, एक CH2 होगा, इसके बाद डबल बॉन्ड होगा, फिर CH होगा, यानी कार्बन इस 2 हाइड्रोजन, तो 2 वैलेंसी पूरे और 2 इस तो 4, और इसकी 4 वैलेंसी किस तरह पूरे हुए, एक हाइड्रोजन के साथ 2 ये बॉन्ड है तो 3 और ये के 4। इसके बाद CH2 कितने कार्बन है, 5, तो 3 लगा दिए, ये क्या होगा CH2 और फिर CH3। तो हम इस तरह लिखेंगे, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है अल्कीन्स के लिए। अल्कीन्स के लिए यानी 2 कार्बन होनी चाहिए, सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकती, एटलीस्ट 2 कार्बन जरूरी है और इससे ज्यादा यानी फर्क इसमें नहीं पड़ता। तो CH2 CH होगा, फिर यानी CH2 फिर CH2, यानी CH2 2 बार है और इसके बाद यानी CH3 है। तो ये क्या है यानी पेंटीन का जो फार्मूला है आप इस तरह लिखेंगे, लेकिन कंडेंस फार्मूला इस तरह है। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 5 अल्कीन्स, इथीन। तो हम इथीन से शुरू करेंगे, मैंने बार बार बताया कि आप मिथ से नहीं शुरू करेंगे अल्कीन्स को आप इथ से शुरू करेंगे, यानी 2 कार्बन जरूरी है। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी CH2 होगा, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2 होगा, इसी तरह CH3 CH2 फिर CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH2। तो ये ब्यूटीन है, ये क्या है पेंटीन है, ये क्या है हेक्सीन है। तो आप इन सब को देख सकते हैं। तो इसमें एक CH3 आता है और ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH है और ये क्या है CH2। तो CH2 कितने आएंगे, 1 2 3 4 CH2 है और एक CH है और एक CH3 है। तो यानी डॉट और क्रॉस के जरिए आप इसी तरह इसको लिख सकते हैं। और रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स की जो रूल्स है वो अब हम पढ़ेंगे। द आईयूपैक रूल्स फॉर अल्कीन्स आर सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट टू दोज फॉर नेमिंग अल्केन्स। ये कहते हैं कि जो आईयूपैक रूल्स है अल्कीन के वो सिमिलर होगी, किस तरह, जिस तरह हमने अल्केन्स के जो आईयूपैक नाम दिए हुए थे। तो सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस चेन दैट कंटेन द डबल बॉन्ड एट द पेरेंट चेन। ये कहते हैं कि आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे और उस लॉन्गेस्ट चेन को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में आना जरूरी है इन द पेरेंट चेन, यानी पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड जरूरी है। नंबर 2, द पेरेंट नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ आइडेंटिकल अल्केन। जो पेरेंट नेम हम देते हैं, यानी जिस तरह के हमने अल्केन्स की पेरेंट नाम दिया था, इन विच लास्ट ANE को रिप्लेस कर दे ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ENA। तो अल्केन ANE की जगह हम ENE लगा देंगे। नंबर 3, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड्स, यानी हम नंबर देंगे जो कार्बन में डबल बॉन्ड जो है उसको हम नंबर देंगे और उस चेन को हम यानी नंबर देने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड को देखेंगे। नंबरिंग बिगेन्स फ्रॉम द एंड विच इज द नियर टू द डबल बॉन्ड्स। जब हम नंबर देते हैं पेरेंट चेन को तो उसमें डबल बॉन्ड जरूरी है उस पेरेंट चेन में, और डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलनी चाहिए। आप उस एंड से शुरू करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलता है, ठीक है, यानी उससे आप शुरू करेंगे जब डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। नंबर 4, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग
of alkene so that the minimum number is assigned to the double bond। यानी अभी हमने बताया कि जो पोजीशन है डबल बॉन्ड आप उसको शो करेंगे नंबरिंग के साथ अल्कीन्स के, और उसकी कम नंबर होनी चाहिए डबल बॉन्ड को, यानी कम नंबर मिले। डिजाइन द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम टू द डबल बॉन्ड्स एज ए प्रीफिक्स। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की लोकेशन आप देते हैं और वो डबल बॉन्ड हम इस्तेमाल करते हैं नंबरिंग में, तो फर्स्ट को 1 देंगे, सेकंड को 2, तो यानी एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम कोई नहीं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो डाई, ट्राई, टेट्रा और इसी तरह आप जाएंगे, यानी परफिक्स। अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद है पेरेंट चेन में तो आप डाई लगा देंगे। अगर पेरेंट चेन में 3 डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम ट्राई लगा देंगे। इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, इसके बाद आप ब्रांचेस को देखेंगे, उसके लोकेशन भी देंगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर द अटैच, और जिस कार्बन पर वो अटैच है उसका भी नंबर देंगे। सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड के बाद आप ब्रांच को देखेंगे, यानी डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आप ब्रांच को देखेंगे कि ब्रांच को कम नंबर मिलनी चाहिए। तो ये कुछ कंपाउंड्स उस मैंने लिए हुए हैं और उसके स्ट्रक्चर लिए हुए हैं। तो अगर हम देखते हैं अल्कीन्स की, तो ये क्या है, यानी अल्कीन्स की आयुपेक नेम आप इसको दे दे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाले को हम क्या नाम दे सकते हैं, हेक्सीन। हम इसको यानी हेक्सीन देंगे, तो मैंने इसको नाम दिया यानी हेक्सीन। और डबल बॉन्ड किस कार्बन पर मौजूद है, 3 कार्बन पर, तो हम किस तरह लिखेंगे, 3 हेक्सीन। 3 लगा देंगे, फिर यानी डैश लगा देंगे और फिर हेक्सीन लगा देंगे। तो ये क्या है, यानी हमने लॉन्गेस्ट चेन उसको सेलेक्ट किया जिसमें डबल बॉन्ड आती है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आया पेरेंट चेन में और एक ब्रांच भी है, तो इसको हम किस तरह नाम लेंगे। तो सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिख ले, कितने कार्बन है, 7। तो 7 वाले को हम क्या कहते हैं, हेप्टीन। हेप्टीन हो जाएगा। और जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन पर मौजूद है, 2 पर, तो 2 हेप्टीन हो गया। इसके बाद हम जो ब्रांच है उसको पहले लिखेंगे। तो ब्रांच किस पर है, यानी 4 कार्बन पर है, तो हम किस तरह लिखेंगे। और ये कौन सा ब्रांच है, मिथाइल के, तो हम किस तरह लिखेंगे, यानी हम इस तरह लिखेंगे 4 डैश मिथाइल। फिर क्या होगा, मिथाइल के बाद आप डैश लगा देंगे, यानी 4 के बाद डैश, फिर मिथाइल, फिर डैश, फिर 2, फिर डैश, फिर हेप्टीन। तो इस तरह आप यानी आयुपेक नेम दे सकते हैं। इसके बाद इसको देके यानी इसमें कितने कार्बन है टोटल, तो जो पेरेंट चेन है उसको नाम दे दे। तो कितना है, इसको हम किस तरह लेंगे, यानी इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो 2 है। और किस किस पोजीशन पर है, यानी एक 1 पोजीशन पर है और एक 2 पोजीशन पर है। इसके बाद यानी इन दोनों के दरमियान कामा होगा। इसके बाद हम क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। तो 2 है तो हम डाई लगा देंगे और यानी पेरेंट नेम लिख दे पेंटीन, ठीक है। इसके बाद ब्रांच को देखें, तो ब्रांच किस कार्बन पर मौजूद है, तो ब्रांच आप 4 कार्बन पर, तो 4 मिथाइल लगा देंगे, 4 मिथाइल। इसके बाद यानी डैश होगा, तो इसका नाम इस तरह बन जाएगा। तो इस कंपाउंड को देके ये मैंने कंफ्यूजिंग के लिए लिखा है। अगर आप इस तरफ से नंबरिंग शो करेंगे तो इस तरफ से कार्बन के जो डबल बॉन्ड है उसको कम नंबर मिलती है, लेकिन अगर आप इस तरफ से शुरू करेंगे तो ब्रांच को कम नंबर मिलते हैं। तो आप यानी नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, ब्रांचेस को नहीं देखेंगे। पहले आप डबल बॉन्ड को देखेंगे,
फिर ब्रांचेस को। तो डबल बॉन्ड को इस तरफ से ज़्यादा नंबर मिलता है, तो इस वजह से हमने नंबरिंग इस तरफ से शुरू किए हैं। तो आप इस तरफ से नंबरिंग शो नहीं करेंगे। तो ये टोटल कितने हैं, 6 है। और कितने डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। तो हम लिख सकते हैं 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 हेक्सीन हो जाएगा। ये तो पेरेंट नाम हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने ग्रुप्स अटैच है, 3, और तीनों क्या है, मिथाइल है। तो हम आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं 4 5 5, इन सब के दरमियान कामा होगा, फिर डैश होगा, फिर क्या होगा, यानी 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और फिर क्या होगा, डैश होगा, और फिर 2 होगा, और फिर डैश होगा, और फिर हेक्सेन। तो इसका नाम हम इस तरह लिखेंगे। और इसका नाम किस तरह लिखेंगे, अगर एक क्या है, इथाइलिन ग्रुप है और एक मिथाइलिन है, तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, हम सबसे पहले इस कंपाउंड्स यानी जो कंपाउंड्स है इसका नाम बन जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल 1 पेंटीन। तो आप इसको यानी लिख सकते हैं, यानी 1 कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम 1 पेंटीन लिखेंगे। और यानी जो 1993 में ये भी रूल्स आया कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इथाइल 3 मिथाइल, और आप लिखेंगे पेंटो 1 इन। तो आपको इस तरह भी आप यानी लिख सकते हैं। तो यानी ये 1993 के बाद ये रूल्स आया कि आप इस कंपाउंड को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोनों क्या है, यानी करेक्ट हैं, दोनों तरह आप इसको लिख सकते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर है जो रूल्स हम नॉमेनक्लेचर के लिखते हैं आईयूपीएच के, तो इसके डिस्कस करते हैं। तो इसको हम यानी इथीन या 1 इथीन आप इसको कह सकते हैं, इसको यानी 1 प्रोपीन या सिर्फ प्रोपीन भी कह सकते हैं। इस तरह इसको यानी ब्यूटेन और सिर्फ 1 ब्यूटेन भी कह सकते हैं। इस तरह इसको अब हम क्या नाम देंगे, 2 ब्यूटेन, यानी 2 पर डबल बॉन्ड है तो हम 2 डैश फिर ब्यूटेन लिखेंगे। इस तरह अगर हम इसको नाम देते हैं तो 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन है, तो क्या हुआ, यानी डबल बॉन्ड किस पर है, 2 पर है, तो 2 डैश ब्यूटेन लिखेंगे। इसके बाद ब्रांचेस को देखेंगे, एक ब्रांच 2 पर है, एक ब्रांच 3 पर है, तो हम किस तरह लिखेंगे 2, 3 डैश, कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, फिर डैश यानी 2, और फिर डैश फिर ब्यूटेन लिखेंगे। तो इस तरह इसका नाम बन जाएगा। इस तरह अगर हम इसको देखें तो अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2, तो ब्रांच को 2 नंबर मिलता है, तो हम सबसे पहले यानी डबल बॉन्ड को देखेंगे, ब्रांच को नहीं। तो 1 2 3, तो यानी जो डबल बॉन्ड है उसको 3 नंबर मिलता है, और इस तरफ से 1 2 3, तो इस तरफ से भी 3 नंबर मिलता है। तो दोनों तरफ से हम नंबरिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे तो ब्रांच को यानी ज्यादा नंबर मिलता है, और अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे तो ब्रांच को कम नंबर मिलता है। तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे और यानी इस तरफ से 2 ब्रांचेस को कम नंबर मिलते हैं, तो इस वजह से हम इस तरफ से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो हेक्सीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड 3 पर है तो 3 हेक्सीन हो जाएगा। कितने मिथाइल है, 3 मिथाइल है, एक 2 पर, एक 3 पर है, और एक 4 पर। तो 2, 3, 4 डैश ट्राई मिथाइल, ये जो ट्राई के दरमियान डैश है ये नहीं है, ट्राई मिथाइल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्राई मिथाइल, फिर यानी फिर डैश फिर 3 फिर डैश फिर हेक्सीन लिखेंगे। तो इस तरह जो पहले मैंने बताया कि आप हेक्स और डैश फिर 3 फिर डैश इन भी लिख सकते हैं, यानी जो 1993 के बाद जो नॉमेनक्लेचर आया था आप उस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके बुक्स में इस तरह लिखे हैं तो आप इस तरह लिखेंगे। लेकिन ये ट्राई के दरमियान जो डैश है ये नहीं है, यानी ट्राई मिथाइल आप डायरेक्ट लिखेंगे।
इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को देखें, यानी अगर हम अल्कीन्स को तैयार करते हैं तो हम इसको किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो अल्कीन्स इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन्स क्या है? अनसैचुरेटेड है। अल्केन हमने पढ़ा था कि वो क्या है? सैचुरेटेड है। अल्केन क्या है? सैचुरेटेड है। और जो सैचुरेटेड होती है यानी अल्केन जो है वो स्टेबल है। अल्केन स्टेबल है बनिस्बत अल्कीन्स की। अल्केन स्टेबल है बनिस्बत अल्कीन्स की। तो इस वजह से अल्केन लेस रिएक्टिव है और अल्कीन्स क्या है? मोर रिएक्टिव है देन अल्कीन्स, यानी अल्केन्स। तो अल्केन्स मोर रिएक्टिव होगा अल्केन से। सो इट इज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय एन एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी अगर हम उसको प्रिपेयर करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से तो हम उसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो एलिमिनेशन किसे कहते हैं? एलिमिनेशन को देखें। एलिमिनेशन एक होती है रिमूवल और एक होती है एलिमिनेशन। यानी हम इसको रिमूवल नहीं कहेंगे, इसको हम एलिमिनेशन कहेंगे, क्योंकि हम एडजेसेंट कार्बन से एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करेंगे, तो इस वजह से हम इसको एलिमिनेशन करेंगे, यानी इसको हम रिमूवल नहीं कहेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल एडजेसेंट कार्बन। यानी जब हम एडजेसेंट कार्बन से रिमूवल ऑफ एटम्स या रिमूवल ऑफ ग्रुप करते हैं तो उसको हम एलिमिनेशन कहेंगे। टू फॉर्म ए डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। यानी एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते थे? किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ऐड करते थे, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे मॉलिक्यूल से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करेंगे एडजेसेंट कार्बन से। एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन को देखें। एडजेसेंट कार्बन किसको कहते हैं? एडजेसेंट कार्बन जब हम एक कंपाउंड्स लिखते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, तो एडजेसेंट कार्बन यानी अगर हम इससे रिमूव करते हैं एटम को, तो अगर हम एक एटम इससे रिमूव करते हैं और एक एटम इससे रिमूव करते हैं तो उससे इस तरह हम इसको एडजेसेंट कार्बन नहीं कह सकते। एडजेसेंट कार्बन उसको कहेंगे जब एक एटम इससे रिमूव होगा और एक एटम इससे रिमूव होगा, यानी दोनों कार्बन साथ में हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट कार्बन। और जब एडजेसेंट कार्बन से हम एटम को रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप इसके साथ यानी एलिमिनेशन रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो इसको हम रिमूवल ऑफ एटम्स नहीं कहेंगे, इस टाइप को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो जब हम एडजेसेंट कार्बन से रिमूवल ऑफ एटम करते हैं तो और डबल बॉन्ड बनती है या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, तो इस टाइप्स को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, अगर हम अल्कीन्स को तैयार करते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, किस तरह हम लिखेंगे? आर रिमूव्ड फ्रॉम द टू एडजेसेंट कार्बन ऑफ द सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस डबल बॉन्ड। ये कहते हैं कि हम रिमूव करेंगे टू एडजेसेंट कार्बन एटम से, जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनसे हम एटमों को रिमूव करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे डबल बॉन्ड को। तो इस तरह हमारे पास यानी अल्कीन्स बन जाएगा। तो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन बता दिया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को याद कर ले। इसको हम रिमूवल या इसको हम रिडक्शन, इसको हम एलिमिनेशन कहेंगे। एलिमिनेशन किस वजह से? कि टू एडजेसेंट कार्बन से अगर हम एटम को रिमूव करते हैं तो इस वजह से हम उसको यानी एलिमिनेशन नाम देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये जो हमने यानी
अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच एन एटम, हाइड्रोजन एटम्स आर ए फंक्शनल ग्रुप X or OH एक्सेट्रा इज रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर हम अल्केन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं बाय अनदर एटम के साथ, लेकिन वो एटम क्या हो, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन से ज्यादा हो, तो हेलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, इस तरह हाइड्रोक्साइड की भी क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम हाइड्रोजन ग्रुप को या हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं किससे, हेलोजन ग्रुप के जरिए, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन की माने कि हम उसकी जगह और एटम लगा दे, तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और इसकी जगह क्लोरीन को ऐड कर दे। यानी जिस तरह हम किसी एक लड़के को बाहर बिठा देते हैं और दूसरे लड़के को कहते हैं कि आप अंदर आ जाए, तो इसी तरह हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह काबिल लड़के को उसकी जगह पर बिठाएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन उसको कहेंगे कि आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और उसकी जगह और एटम उसमें ऐड कर दे, क्योंकि वो क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से, तो वो एटम ऐसा लेंगे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से, तो उस वक्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर हमारे क्लास में एक लड़का नालायक है तो हम उसको जिस तरह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो हम उसको बाहर निकालेंगे और उसकी जगह काबिल लड़के को उसकी जगह पर बिठाएंगे, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो उस पर अटैक करेगा और उसकी जगह लेगा हाइड्रोजन की जगह। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं और उसकी जगह और एटम उसकी जगह पर रखते हैं और वो एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से। नेसेंट हाइड्रोजन, तो नेसेंट हाइड्रोजन मैंने पहले बताया था कि नेसेंट हाइड्रोजन आप बड़ी ब्रैकेट में बंद करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन को आप ब्रैकेट में बंद करेंगे उस वक्त। तो नेसेंट हाइड्रोजन 3 किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन वाला, तो इसको हम प्रोटॉन कहेंगे, और H2 इसको हम प्रोटॉन, इसको हम मॉलिक्यूल्स, और इसको हम क्या कहेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। इसको हमने नाम दिया नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 किस्म पर होती है, इसको हम प्रोटॉन कह सकते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल, और इसको नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट और मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है, तो नेसेंट हाइड्रोजन अगर हम 2 भी लिख सकते हैं लेकिन एक सिर्फ लिख सकते हैं, तो नेसेंट हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है। तो अगर हम देखते हैं नेसेंट हाइड्रोजन जो एट द टाइम क्या होती है, जनरेट होती है, उसकी जनरेशन होती है, वो मोर रिएक्टिव होगा देन मॉलिक्यूल। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है जो ब्रैकेट में हमने बंद करवाया है, ये मोर रिएक्टिव होगा मॉलिक्यूल से, ये रिएक्शन के लिए तैयार है और ये रिएक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से हम नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे, क्योंकि अल्केन्स में जो हम रिएक्शन कराते हैं तो अल्केन्स क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव की वजह से हम क्या लेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे। और नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, in other words we can say that atomic hydrogen which is more reactive than the ordinary hydrogen at that time, its preparation is called nascent hydrogen। तो nascent hydrogen ये क्या होती है, रिएक्शन के लिए तैयार होती है और वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन जो होती है उससे ज़्यादा, वो रिएक्शन के लिए तैयार होती है और वो अनस्टेबल होती है। तो इस वजह से हम जो अल्कीन्स में रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हम नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे, और जब अल्कीन्स को तैयार करते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो ये भी याद कर ले कि हमने अल्कीन्स में नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं, अल्कीन्स को जो हम
अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन जो पढ़ते हैं उसमें हम नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ेंगे, लेकिन अल्कीन्स में हम नेसेंट हाइड्रोजन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हम पढ़ेंगे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी अगर हम अल्कोहल से वाटर की रिमूवल करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इट इज ए प्रोसेस इन विच अल्कोहल लॉस वाटर। इस प्रोसेस में क्या होता है, अल्कोहल वाटर को लॉस करता है एंड फ्रॉम ए डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल में क्या होती है, डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स की मानी है यानी वाटर को रिमूवल करना अल्कोहल से। तो अल्कोहल से अगर हम वाटर लॉस करते हैं और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिहाइड्रेटिंग इथाइल अल्कोहल, या उसको हम इथेनॉल भी कह सकते हैं। यानी अगर हम इथेनॉल से डिहाइड्रेटिंग करते हैं तो यानी इथीन बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इस रिएक्शन के लिए हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ज़रूरी है और 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी ज़रूरी है। इन दिस रिएक्शन द सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारे पास यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के थ्रू पर काम करेगा। तो हम इथेनॉल लेते हैं, या इथेनॉल को आप इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो अगर हम यानी उसके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो स्ट्रक्चर के ज़रिए हम आसानी के साथ उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसको देखें, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। एक कार्बन से हाइड्रोक्साइड आयन चलेगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेंगे तो H2O बनेगा, और जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा तो हमारे पास इथीन तैयार हो जाएगा और एक हमारे पास वाटर मिल जाएगा। तो हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयार कर ली। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये क्या होती है, स्टेबल होती है, लेस रिएक्टिव होती है। और यानी अल्कीन्स जो होती है वो अनसैचुरेटेड होती है। क्यों अनसैचुरेटेड होती है, वो लेस स्टेबल होती है, किससे, अल्केन से। तो यानी ये रिएक्शन अब हम और भी पढ़ेंगे कि इसके और रिएक्शन हो सकती है। तो ये स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। ये क्या है, यानी रिएक्शन के लिए तैयार नहीं और ये रिएक्शन के लिए फिर तैयार है। तो हम पढ़ते हैं कि ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है बनिस्बती इसके, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, और ये क्या है, यानी इससे मोर रिएक्टिव है, यानी मोर रिएक्टिव देन अल्केन से। अल्कीन्स को और तरह प्रिपरेशन भी करा सकते हैं, किस तरह, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी का मतलब आप जानते हैं रिमूवल, हाइड्रोजन की, और हेलोजन की यानी हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किसे कहते हैं, जब हम रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन को, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। तो एडजेसेंट कार्बन की मानी क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एक कार्बन से एक एटम चला गया और दूसरे एटम से दूसरा एटम चला गया तो इसको हम एलिमिनेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। तो हम इथाइल क्लोराइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे और हमारे पास यानी इथीन मिल जाएगा। तो यानी इथाइल क्लोराइड को हम क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं। When alkyl halide is heated, जब हम अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं विद ए अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन हमने यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज रिमूव्ड। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव करेंगे एंड एल अल्कीन इज फॉर्म्ड, और अल्कीन बना देगा यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। इन दिस एलिमिनेशन, तो एडजेसेंट कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हेलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द
वन कार्बन, हेलोजन एक कार्बन से रिमूव होगा एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द अदर एडजेसेंट कार्बन। तो एलिमिनेशन मैंने बता दिया कि एलिमिनेशन में एडजेसेंट कार्बन से एक एक एटम रिमूव होगा। तो एक हेलोजन एक कार्बन से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होगा। फॉर एग्जाम्पल इथाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन गिव्स इथीन एंड हाइड्रोक्लोराइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बना सकता है। तो यानी इथीन बच जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास मिल जाएगा। तो ये इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को आप क्लोरो इथेन भी कह सकते हैं। तो हम एडजेसेंट कार्बन से एक एक एटम को रिमूव करेंगे, एक एटम इससे रिमूव करेंगे एडजेसेंट कार्बन और एक एडजेसेंट कार्बन से इसको रिमूव करेंगे। तो अगर हम इससे क्लोरीन को रिमूव करते हैं और इससे हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट अल्कोहलिक KOH और 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास इथीन बन जाएगा यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक HCl हमारे पास मिल जाएगा। तो ये जो हमने डाला हुआ था तो ये क्या करेगा यानी इसके साथ रिएक्शन कराएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डायरेक्टली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा टू प्रोड्यूस पोटाशियम क्लोराइड देगा एंड वाटर। तो ये HCl इसके साथ रिएक्शन कराएगा तो HCl प्लस KOH, तो KCl बन जाएगा KCl और OH पर यानी हाइड्रोजन अटैक करेगा और H2O बन जाएगा। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें ऑफ अल्कीन्स। द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्कीन्स इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। तो हम मीथेन नहीं ले सकते क्योंकि मैंने पहले बार आपको बताया हुआ है कि यानी अल्कीन्स में 2 कार्बन जरूरी है। तो हम इथीन से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट 3 मेंबर अल्कीन्स इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर गैसेस, ये तीनों क्या है गैसेस है। अदर आर लिक्विड, और इससे जो अदर होती हैं वो लिक्विड होती है। लेकिन ये जो लिक्विड होती है ये लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड होती है। और वोलेटाइल लिक्विड किसको कहती हैं? वोलेटाइल लिक्विड एक तो लिक्विड होती है लेकिन एक वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड यानी एट रूम टेम्परेचर खुद ब खुद यानी गैसेस में ऊपर में वो वोलेटाइल होती है जिसको हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड में ये फ़र्क होती है कि वो एट रूम टेम्परेचर पर क्या होती है यानी एवापोरेट हो सकती है। जिस तरह के आप पेट्रोल को देखें तो पेट्रोल क्या होती है यानी एट रूम टेम्परेचर वो वेपर्स फॉर्म में तब्दील हो सकती है। तो इस वजह से उनको यानी वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। एंड हायर आर सॉलिड, और जो हायर होती है उसको हम यानी सॉलिड स्ट्रक्चर में देखेंगे। अल्कीन्स आर नॉन पोलर, तो अल्कीन्स तो क्या होती है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होती है। देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन हम जो पढ़ते थे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे और पोलर में डिजॉल्व होंगे। तो वाटर क्या है पोलर है तो उसमें नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं हो सकती, तो इसके लिए हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो हम जिस तरह के बेंजीन है, ईथर है वगैरह, तो इसमें हम इसको यानी डिजॉल्व कर सकते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज विद इन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जब आप मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इसी तरह ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन की। तो फर्स्ट 3 अल्कीन इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये क्या है गैसेस है। तो पेंटीन के बाद जो यानी 18 तक जो जाती है, पेंटीन से लेकर 18 तक यानी 5 से लेकर 18 तक क्या है वोलेटाइल लिक्विड है। क्या है वोलेटाइल मैंने पहले बता दिया। वोलेटाइल जो एट रूम टेम्परेचर वो यानी एवापोरेट होती है तो उसको हम वोलेटाइल लिक्विड कहेंगे। तो यानी 18 से जो मोर देन होती है यानी 18 से ज्यादा उसको हम क्या कहेंगे सॉलिड। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर उसकी यानी 18 से ज्यादा है कार्बन की तो उसको हम क्या कहेंगे सॉलिड। तो जो इथीन है
वो ऑर्डर है, यानी उसकी बू है, इथीन की बू है। बाकी सब क्या है, जो अल्कीन्स है वो तमाम ऑर्डरलेस है, उसकी बू नहीं है। When we fuel of alkenes is smoke flame while alkane is not। ये कहती हैं कि अगर आप अल्कीन्स को जलाते हैं तो उसका जो फ्लेम होगा उसमें धुआं होगा, लेकिन अगर आप अल्केन्स को जलाते हैं तो उसका धुआं कम होगा। यानी अल्केन्स की धुआं होती है, अल्केन्स का धुआं नहीं होता जब हम उसको जलाते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्केन्स की, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, अल्केन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अल्केन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ड्यू टू अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ अल्केन्स दे आर इजली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो ये कहती हैं कि अल्केन्स जो अनसैचुरेटेड इन नेचर है, इस वजह से वो आसानी के साथ एडिशन रिएक्शन कराते हैं, एंड इन दिस वे दे आर कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड यानी कंपाउंड्स में तब्दील हो सकते हैं। एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। तो एडिशन रिएक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स की। तो एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन को देके जब हम एडिट करते हैं हेलोजन ग्रुप को तो उसको हम यानी एडिशन ऑफ हेलोजन कहेंगे। एडिशन ऑफ हेलोजन मीन्स एडिशन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एक्सेट्रा टू अल्कीन्स। यानी अल्कीन्स में अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को ऐड करते हैं तो उसको हम हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ब्रोमीन इज एडेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड टू द डबल बॉन्ड ऑफ इट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड्स। यानी जब हम ब्रोमीन को एडेड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, इथीन में अगर हम इसको एडिट करते हैं और सॉल्वेंट भी क्या है, टेट्रा क्लोराइड यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। इट कलराइज द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन एंड प्रोड्यूस 1,2-डाइब्रोमो इथीन, कलरलेस लिक्विड बन जाएगा। तो वो मैं बताऊंगा कि उसके रंग क्यों ख़त्म होती है। तो अगर हम डिकलराइज करते हैं रेडिश ब्राउन कलर, तो जो ब्रोमीन का कलर होती है वो रेडिश ब्राउन कलर होती है, और अगर हम प्रोड्यूस करते हैं 1,2-डाइब्रोमो इथेन तो वो क्या हो जाती है, यानी कलरलेस लिक्विड में तब्दील हो जाता है। तो ये इथीन क्या है, ये भी क्या है, कलरलेस है। इथीन भी क्या कलरलेस है, लेकिन ब्रोमीन क्या है, रेडिश ब्राउन कलर है, तो उसकी यानी रेड कलर होती है। लेकिन जब हम इसको इथीन में डालते हैं तो वो उसके साथ यानी एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो CCl4 की मौजूदगी में ये कलरलेस लिक्विड में तब्दील हो जाता है और 1,2-डाइब्रोमो मीथेन इथेन बन जाएगा, जिसको हम कलरलेस लिक्विड कहते हैं। यानी ब्रोमीन तो पहले कलर था, लेकिन जब हमने इथीन को उसके साथ रिएक्शन करा दी तो ये यानी ब्रोमीन कलरलेस में तब्दील हो जाएगा और ये तमाम कंपाउंड्स क्या बन जाएगा, कलरलेस लिक्विड। तो मैं बताता हूँ, यानी उन्होंने टेस्ट अनसैचुरेशन बताया हुए हैं। अगर हम ब्रोमीन इन CCl4 में एडेड करते हैं तो उसकी यानी रेड कलर होती है तो N अल्कीन्स। तो अगर हम अल्कीन्स में उसको डालते हैं तो क्या होगा, यानी अगर आप CCl4 लेते हैं और ब्रोमीन को अल्कीन्स के साथ एडेड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रेड कलर। तो अगर हम द कलर क्विकली डिसअपियर एज द ब्रोमीन इज एडेड टू द अल्कीन्स, अगर आपने ये कलर जो ब्रोमीन का है वो क्विकली डिसअपियर होगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप ब्रोमीन्स डाल दें अल्कीन्स में। यानी आप जो रंग डालते हैं ब्रोमीन की, तो अगर आप अल्कीन्स में डालते हैं, इस ग्राफ को देखें, यानी ये अल्कीन्स है, ये अल्काइंस है, तो अगर आपने ब्रोमीन डाल दी अल्कीन्स में तो उसकी जो अल्कीन्स का रेड कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी उसकी कलर ख़त्म हो जाएगी। इफ़ देयर इज़ नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, लेकिन अल्केन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, द रेडिश ब्राउन कलर विल रिमेन, तो जो रेडिश ब्राउन कलर है वो बाकी रह गया यानी अल्केन्स में। देखें, अगर हम अल्कीन्स में ब्रोमीन डालते हैं
तो ब्रोमीन उसके साथ रिएक्शन कराते हैं क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है यानी अनसैचुरेशन है, तो ब्रोमीन इथीन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं और इस वजह से वो कलरलेस लिक्विड बना देती है। तो इस वजह से जब हम ब्रोमीन डालते हैं रेड कलर तो वो अल्कीन के साथ यानी रिएक्शन कराते हैं और कलरलेस लिक्विड बनाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रोमीन अल्केन में डालते हैं तो वो अल्केन के साथ रिएक्ट नहीं होंगे और इस वजह से जो ब्रोमीन का कलर है वो उसी तरह कंपाउंड्स में रह जाएगा और वो एक मिक्सचर बना देगा। दस डीकलराइजिंग ब्रोमीन इन द केमिकल टेस्ट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स अल्कीन्स। तो हम यानी किस तरह देखेंगे, दोनों क्या है, ऑर्डरलेस है और दोनों क्या है, कलरलेस है। तो हम किस तरह मालूम करेंगे कि किस में डबल बॉन्ड है किस में सिंगल बॉन्ड है। तो हम ब्रोमीन लेंगे, तो ब्रोमीन के रेड कलर है, जब हम ब्रोमीन्स अल्कीन्स में डालते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इसी तरह तमाम कंपाउंड्स कलरलेस बन जाएगा। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है तो अगर हम ब्रोमीन उसमें डालते हैं तो उसके साथ रिएक्ट नहीं होगा तो उसकी कलर यानी बन जाएगी। तो जिसकी कलर नहीं है उसको हम कहेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड है और जिसकी कलर बन जाए उसको हम कहेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड क्या होती है, यानी वो रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन कर सकती है। तो इस वजह से अगर हम ब्रोमीन डालते हैं तो ब्रोमीन के साथ यानी रिएक्ट हो जाती है और कलरलेस लिक्विड बना देती है। तो इस वजह से अल्कीन्स कलरलेस होती है, जब हम ब्रोमीन उसमें डालते हैं तो उसके साथ रिएक्ट होती है। लेकिन अगर हम अल्केन्स में ब्रोमीन को डालते हैं तो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, तो इस वजह से यानी उसकी कलर बरकरार रहती है ब्रोमीन की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, यानी अगर हम एडिशन कराते हैं हाइड्रोजन और हेलाइड की, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन सच एज हाइड्रोजन क्लोराइड। जिस तरह के हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर हम ऐड करते हैं तो हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड उसको कहेंगे। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेट्रा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्केन्स विद हाइड्रोजन हेलाइड। तो जो हाइड्रोजन हेलाइड के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो किस तरह है, यानी HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। तो ये ऑर्डर देख ले, ये ऑर्डर मैं बताता हूं। HI ग्रेटर देन है HBr ग्रेटर देन है HCl ग्रेटर देन है HF। तो हम यानी अल्कीन्स की जब रिएक्शन कराते हैं या इसकी एडिशन करवाते हैं तो जो ये बॉन्ड है ये क्या है, ये वीक है और जो ये बॉन्ड है HF के दरमियान ये क्या है, यानी स्ट्रांग है। तो हम इस वजह से HI लेते हैं कि इसकी जो बॉन्ड है वो वीक है, हम उसको आसानी के साथ तोड़ सकते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आयोडीन की कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस वजह से हम इसको बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। तो जो HF है वो क्या है, मोर स्टेबल है और जो HI है बनिस्बत HF की वो क्या है, यानी लेस स्टेबल है। तो आप यानी HF को नहीं ले सकते अल्कीन्स के रिएक्शन में क्योंकि हम इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, यानी HI का बॉन्ड जो है वो क्या है, यानी वीक है, मैंने पहले बता दिया। और जो HF के दरमियान जो बॉन्ड होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो इस वजह से ये क्या होती है, यानी ये स्टेबल है और ये क्या है, बनिस्बत HF की अनस्टेबल है। तो हम यानी स्टेबिलिटी को अगर देखें तो HI लेस स्टेबल है HBr से, फिर HCl से, और HF क्या है, यानी मोर स्टेबल है। तो हम जो बॉन्ड वीक है उस
कंपाउंड्स को लेते हैं या उस मालिक्यूल्स को लेंगे जो आसानी के साथ यानी ब्रेक हो सकते हैं। तो इस वजह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देखेंगे तो HI की ऑर्डर ज़्यादा होगी HBr से, HCl से और HF से। तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी जो रिएक्शन के लिए तैयार होती है वो HI ज़्यादा रिएक्टिव होती है बनिस्बत HF के। तो इस तरह आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख सकते हैं। ये बार बार MCQs में आता है कि HI और HF की जो स्टेबिलिटी है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो HF मोर स्टेबल है HI से। ऑर्डर ऑफ यानी HF क्या है, मोर स्टेबल है HI से। या अगर आपको बता दे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता दे तो HI की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, HF से। तो ये MCQs में आ सकता है, यानी हाई क्लासेस के MCQs में भी ये आ सकता है, आप इसको याद कर ले। तो ये कहते हैं कि रिएक्टिव अल्केन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है यानी HI लेस स्टेबल है, इस वजह से इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी HBr से, फिर HCl से। और HF तो ज़्यादा स्ट्रांग बाड बनाती हैं, तो इस वजह से हम उसको नहीं लेते क्योंकि उसका बाड ब्रेक नहीं होती, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो HI ज़्यादा रिएक्टिव होती है HBr से देन HCl से। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट विद इथेन। अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हैं यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को भी ले सकते हैं विद इथेन टू प्रोड्यूस यानी इथाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमो इथेन आप इसको कह सकते हैं। तो अगर हम इथेन को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड को या हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ तो क्या होगा, यानी इस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होगा, ये Br गलत लिखा हुआ है, इसके साथ यानी हाइड्रोजन अटैच होगा और इसके साथ यानी ब्रोमीन अटैच होगा। तो हम इसको यानी इथाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं या ब्रोमो इथेन आप इसको कह सकते हैं। तो हमने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जब हम हाइड्रोजन और हैलाइड को एडिशन कराते हैं इथेन में तो उससे हमें यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, इथाइल ब्रोमाइड बन जाता है। इस तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो अल्केन्स में हमने अल्केन्स में नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड किया था, लेकिन अल्केन्स में हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे क्योंकि ये क्या था, यानी स्टेबल था, और ये क्या है, बनिस्बत अल्कीन की अनस्टेबल है। तो इस वजह से हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम यानी हाइड्रोजनेशन में क्या लेंगे, अल्कीन के साथ H2 लेंगे, लेकिन अल्केन के साथ हमने नेसेंट हाइड्रोजन लिया हुआ था। When hydrogen H2 is added to ethene, the double bond is converted into the single bond and produce the ethene, और हमारे पास इथेन बन जाएगा। The addition of hydrogen alkenes readily occur in the presence of निकल कैटलिस्ट यूज होगा और 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड फार्मिंग करस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन इज द एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बार बार बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी सिस्टम से रिलीज होती है यानी हमें एनर्जी देती है उसको हम एक्सोथर्मिक, जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे, यानी हमें एनर्जी भी दे सकती है। तो हम अगर इथीन में H2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 250 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो इथेन में तब्दील हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर यानी अटैच हो जाएगा और वो यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लैटिनम कैटलिस्ट लेते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी प्लैटिनम को मैंने पहले भी पढ़ाया था अल्केन्स में कि प्लैटिनम के लिए यानी नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और निकल के लिए आपको टेम्परेचर की ज़रूरत है, और प्लैटिनम के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो ये रिएक्शन करा सकती है।
इसके बाद देखें, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इज इंडस्ट्रियली यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। ये कहते हैं कि जो हमने हाइड्रोजनेशन करवाया अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो ये इंडस्ट्रियों में यूज़ होता है कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल को घी में तब्दील करती हैं। किस तरह ऑयल्स होती है, ऑयल्स को हाइड्रोजन ऐड कर देती है और वो घी में तब्दील हो जाएगा। यानी ये अगर ऑयल्स है तो इसको आप हाइड्रोजन ऐड कर दे तो ये घी में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद जो ग्लाइसोल है और अल्कोहल, तो ग्लाइसोल क्या है? अल्कोहल है विच कंटेन 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ द टू एडजेसेंट कार्बन। तो अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप है तो इस अल्कोहलिक को हम क्या कहेंगे? ग्लाइसोल। यानी ये अल्कोहल है लेकिन क्या है? ये ग्लाइसोल है, क्योंकि इस पर 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है हाइड्रोक्साइड की, तो इसको हम यानी ग्लाइसोल का नाम दे सकते हैं, ग्लाइसोल और अल्कोहल्स। तो ग्लाइसोल अल्कोहल है विच कंटेन 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो कार्बन पर अटैच होंगे ऑफ द 2 एडजेसेंट कार्बन, तो इस वजह से हम उसको नाम दे सकते हैं ग्लाइसोल। तो ऑक्सीडेशन विद KMnO4, तो KMnO4 को हम पोटाशियम पेरमैंगनेट कह सकते हैं। KMnO4 को पोटाशियम पेरामैंगनेट हम कह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको याद कर ले। अल्कीन्स रिएक्ट, हम अल्कीन्स को रिएक्ट कराएंगे विद एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम पेरामैंगनेट KMnO4, they decolorize its purple color and from ethylene glycol 1,2 ethane diol manganese dioxide and potassium hydroxide। इसको देके इन सब पैराग्राफ को, अगर हम अल्कीन्स को रिएक्ट करते हैं, एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, वो क्या लेते हैं? पोटाशियम पेरामैंगनेट KMnO4 को द डीकलराइज, तो जो यानी पोटाशियम पेरामैंगनेट के जो कलर है वो क्या है? पर्पल कलर है। पोटाशियम पेरामैंगनेट के जो कलर है वो पर्पल कलर है। तो अगर हम उसको इथिन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस बन जाएगा। एंड फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल में तब्दील हो जाएगा, 1,2 इथेन डाइओल में तब्दील हो जाएगा, और मैंगनीज डाइऑक्साइड देगा, MnO2 देगा एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो ये रिएक्शन यानी ज़्यादा स्टेपों में होती है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको बस रटे के साथ याद कर ले 10th क्लास में। तो क्या होगा? तो आप यानी 3CH2 लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड इथिन आप लेंगे, और इसके साथ 2 पोटाशियम पेरामैंगनेट और प्लस 4H2O लेंगे, और इसको आप यानी एसिड जो है वो भी काम करेगा। इसके बाद जो OH है यानी इनसे 2 OH जो ये रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन थोड़ा यानी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप 10th क्लास में इसको रट के साथ याद कर ले। तो क्या होगा? यानी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड की जगह OH और OH एक एक कार्बन पर क्या होंगे? एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होंगे, और 2 आपके साथ 2 MnO2 आ जाएगा और 2 KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, और इसको हम यानी इथाइलिन ग्लाइकोल कहेंगे, ये 1,2 इथाइन डाइओल। और ये क्या है? कलरलेस है। ये KMnO4 क्या था? पर्पल कलर था, लेकिन अगर हमने उसको इथिन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या देगा? कलरलेस कंपाउंड्स देगा। तो हम देखते हैं, तो बेरियर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बताई थी, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन रिएक्शन, द पर्पल color of acidified aqueous solution of potassium permanganate decolorize when it is treated with alkenes। ये कहती हैं कि हमने जब पोटाशियम पेरामैंगनेट को अल्कीन के साथ रिएक्ट कराया तो जो पोटाशियम पेरामैंगनेट के जो पर्पल कलर था वो कलरलेस बन गया। ठीक है, यानी वो डीकलराइज हो गया, उसका कलर खत्म हो गया।
This test is used for the detection of alkenes and commonly called barrier test. तो एक बेरियन साइंसदान था, उन्होंने ये टेस्ट कराया था अल्कीन्स के लिए कि अल्कीन्स को हम इस तरह मालूम करेंगे जब हम यानी पोटाशियम पेरामैग्नेट उसमें डालते हैं तो अगर वो एटीन के साथ तो रिएक्ट होगा और वो कलरलेस कंपाउंड्स देगा। तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि क्या है, अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। जब अनसैचुरेटेड होगा तो जो कंपाउंड्स हमारे पास मिलेगा वो कलरलेस होगा। अगर वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो यानी कलर शो करेंगे। तो टेस्ट ऑफ द अनसैचुरेशन को देके ये मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड्स वाले हैं अल्केन्स और ये अल्कीन्स है डबल बॉन्ड वाले। अगर हम इसमें पोटाशियम पेरामैग्नेट को डालते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं होंगे और उसका रंग उसी तरह बच जाएगा। लेकिन अगर हम अल्कीन्स में पोटाशियम पेरामैग्नेट को डालते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट होगा और रिएक्शन के दरमियान वो अलग कंपाउंड्स बना देगा और वो कंपाउंड्स क्या होगा, कलरलेस होगा। तो आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लें और 1 सेंटीमीटर एनहेक्सेन ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनहेक्सेन इन द अदर टेस्ट ट्यूब। तो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों में एनहेक्सेन आप डाल दे तो क्या होगा, एक में आप हेक्सेन डाल दे और आप में एक हेक्सीन डाल दे, एक में सिंगल बॉन्ड वाले डाल दे और एक में डबल बॉन्ड वाले डाल दे। तो एडेड 3 or 4 ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम पेरामैग्नेट। तो दोनों में पोटाशियम पेरामैग्नेट को डाल दे KMnO4 को टू ईच टेस्ट ट्यूब, यानी दोनों टेस्ट ट्यूबों में आप उसको डाल दे। तो क्या होगा, प्लेस द स्टॉपर ऑन द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट। तो आप इस जो आप डालते थे पोटाशियम पेरामैग्नेट को उसको रोक दे, यानी 3 और 4 ड्रॉप डाल दे, इसके बाद रोक दे। रिकॉर्डेड द इनिशियल ऑब्जर्वेशन कलर इन बोथ टेस्ट ट्यूब, यानी दोनों टेस्ट ट्यूब के आप कलर देखें। आफ्टर 1 आवर द 2 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एनहेक्सेन एंड एनहेक्सेन आर कंपाउंड्स। तो एनहेक्सेन और एनहेक्सेन को देखें क्यों किस तरह रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रेट दिस रिजल्ट। तो अगर हम ए वाले को देखें, देयर इज नो रिएक्शन विद अल्केन। तो पोटाशियम पेरामैग्नेट यानी अल्केन के साथ रिएक्ट नहीं होगा, एज देयर इज नो डिकलराइज इन अल्केन। तो वो अल्केन्स में अपने कलर को चेंज नहीं करेगा। बी पर द अल्केन्स डिकलराइज द एसिडिफाइड पोटाशियम पेरामैग्नेट। लेकिन अगर हमने पोटाशियम पेरामैग्नेट को अल्केन्स में डाल दिया तो वो रिएक्ट होगा और रिएक्शन के दौरान वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, फिर मैं बताता हूँ। आप सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स को ले ले अल्केन्स को और एक डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स को ले लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद आप पोटाशियम पेरामैग्नेट का जो कलर है वो क्या है, पर्पल है। पोटाशियम पेरामैग्नेट का जो कलर है वो क्या है, यानी पर्पल है। तो आप देख सकते हैं तो उसका यानी पर्पल कलर है। तो आप जब उसको अल्केन्स में डालते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कराएगा, यानी वो इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा और उसका जो कलर है पर्पल कलर पोटाशियम पेरामैग्नेट वो बरकरार रहेगा। इसी तरह अगर आपने डबल बॉन्ड्स अल्कीन्स वाले में यानी पोटाशियम पेरामैग्नेट डाल दी तो वो पोटाशियम पेरामैग्नेट उसके साथ रिएक्ट होगा, तो वो रिएक्शन कराएगा और फिर नए कंपाउंड्स बना देगा। नए कंपाउंड्स बना देगा यानी इथाइलिन ग्लाइकोल बना देगा और जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो क्या है, कलरलेस है। तो यानी जब पोटाशियम पेरामैग्नेट आप डबल बॉन्ड्स में डालते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट होगा और कलरलेस कंपाउंड्स देगा। बैरियर टेस्ट का ये फायदा हो सकती है कि हम कंपाउंड्स के डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मालूम कर सकते हैं। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो जो पोटाशियम पेरामैग्नेट है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं होगा और उसकी कलर वैसी रहेगी। लेकिन अगर हम बैरियर टेस्ट कराते हैं यानी पोटाशियम पेरामैग्नेट डबल बॉन्ड में डालते हैं डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स में तो वो उसके साथ रिएक्ट होगा और जो कंपाउंड्स हमें मिलेगा वो कलरलेस होगा। तो हम बैरियर टेस्ट की वजह से हम यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को मालूम कर सकते हैं, या आप उसको इस तरह कह सकते हैं कि हम सिंगल और डबल और बॉन्ड के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं कि किस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है और किस में डबल बॉन्ड है। यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसके कलर वैसे रहेगा और जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। इन इज ए प्लांट हार्मोन्स
that triggers foods ripping. It is a small size allow it's to travel as a gas. यानी ये क्या है, अगर लबलबा की फ्रूट्स है तो अगर हम उसमें यानी इथीन को पास कराते हैं, उसको इथीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसकी जो साइज़ है वो स्मॉल होती है, और जब हम इस गैस को ट्रेवल करते हैं तो इसकी जो यानी ब्यूटी है वो भी अच्छी हो जाती है। और ये क्या है, एक हार्मोन्स के थ्रू काम करते हैं, तो इस वजह से यानी उसके हार्मोन्स भी पूरे हो जाते हैं। तो हम इथीन को यानी हार्मोन्स प्लांट भी कह सकते हैं। अगर हम उसके गैस इसमें पास करा देते हैं तो उसकी यानी शक्ल और उसकी जो हार्मोन्स है वो स्मॉल साइज़ होती है, फिर वो ट्रेवल करती हैं गैस तो उसकी साइज़ भी अच्छी हो जाती है, और इस वजह से यानी हम इसको इथीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इथीन के एक यूजेस ये भी हो सकते हैं कि हम इसको यानी लबलबे के जो फ्रूट्स है हम उसके जो स्मॉल साइज़ होती है वो स्मॉल होती है, और अगर हम इथीन इसमें पास करा देते हैं तो ये अच्छे हो जाते हैं।